अग्नि के चार भेद बल के आधार पर। तीक्ष्ण मन सम विषम। तो तीक्ष्ण जो है सर्वोपचार था कि कितना भी गरिष्ठ भोजन कर लो, कितनी बार कर लो, सब डाइजेस्ट कर लेगी। और लास्ट देख पा रहे हो विषम अग्नि, वो वायु की वजह से होती है। गर्भोपनिषद में अग्नियां तीन तरह की बताई गई। ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। गर्भोपनिषद में अग्नियां तीन, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि। तो चाहो तो याद कर लो, चाहो तो मत करो, कोई खास बात है नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। सत्वरजतम तीन चीजें हैं जिनको मानसिक गुण भी हम लोग बोलते हैं। और रज और तम को तो मेनली मानस दोषों में रखा गया है, सत्व को नहीं रखते दोष में। तो सत्व जो है ये प्रकाशक है ना, इसमें सत्व है। मतलब वो चीजों को ठीक जान सकता है। एक मिनट बेटा। हम्म। तो सत्व प्रकाशक है। रज जो है वो प्रवर्तक है, मतलब कामों में लगाने वाला है। और तम नियमन करता है हमारा, हमें कंट्रोल करता है एक तरीके से। तम। सत्व सुख देने वाला है और लघु गुण वाला है। जाहिर सी बात, जितनी चीजें गुरु होती हैं वो ज्यादातर तम गुण वाली होती है। तो जिनमें सत्व है वो लघुता आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा, एक वो कई बार कि सिद्ध पुरुष है, इससे पता लगाते हैं कि हाँ वो उसके पास उड़ने वाली सिद्धि है ना। बहुत सारे ऐड वगैरह टीवी में इस तरह के आता है, तो उससे भी समझ सकते हो कि सत्व जिनका बढ़ जाता है वो हल्के हो जाते हैं, मतलब उड़ जाता है ना। तो उस तरह भी समझ सकते हो कि लघु होता है। रज प्रवर्तक है, दुख देने वाला है जो रज में पड़ा रहता है। आप जानते भी हो, अनुमान प्रमाण आपने देखा था कि रज का कैसे पता चलता है। तो रज का कैसे पता चलता है? संज्ञान। रज का संगेन। संगेन है ना। तो संग है, मतलब चीजों से मोह ज्यादा है, तो दुख में रहेंगे हमेशा कि भाई ये क्यों नहीं मिला, ये मेरा था, इस तरह अगर। तो दुखात्मक, उपस्टंभक और चंचल है रज, क्योंकि वात का साधर्मी है। फिर तम आता है, तम नियमन करता है, मतलब कि एक टाइम के बाद चीजों से हटना भी होता है ना। तो तम भी अपनी जगह जरूरी है कि सतो सिर्फ आपको एक काम में लगाए रखेगा मान लो, और तम जो है उससे फिर आपकी विरक्ति करेगा कि भाई ठीक है अभी काफी हुआ। तो वो नियमन करता है। ये भयावह है, गुरु है, और आवरण करने वाला है जिन चीजों पे, मतलब जिसके मन पे कह लो आप कि तम आ गया तो वो आवरण की तरह काम करता है कि चीजों को ज्ञान नहीं होने देता। उस तरह मोहात्मक है, दिक भ्रामक दिशाएं भटका देता है। कषाय और कटु रस प्रधान है, ये याद रखोगे आप। कषाय और कटु प्रधान। पित्त कफ को हरने वाला, कामवर्धक और क्लमहर। तो दोनों बातें याद रखना मेनली। कषाय कटु, इसके रस जो है वो, और दोषग्नता जो है वो भी। पित्त कफ हर। नेक्स्ट, प्रकृति को ही आरोग्य भी कहते हैं। आरोग्य अर्थात भेषज प्रवृत्ति, कि जो मेडिसिन दी जाती है, भेषज दी जाती है, तो वो आरोग्य की प्राप्ति के लिए दी जाती है। तो आरोग्य अर्थात भेषज प्रवृत्ति। चतुर्विध पुरुष। पुरुष चार प्रकार के, वो प्रकृति बताने एक तरीके से कि वातिक पैतिक कफज और समदोष वाले। त्रयस्तु पुरुषा भवन्ते आतुरः, कि ये तीन लोग जो हैं वो आतुर रहते हैं, मतलब बीमार रहते हैं। कौन कौन से? वातिक, पैतिक और कफज प्रकृति वाले। ये आपको मैंने सूत्र स्थान में भी पढ़ाया है, वातला अध्याय करके वहां देखा था हमने। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है दोबारा। समझ गया ना? किसी को समस्या नहीं है इसको समझने में? चरक सूत्र सात में चार प्रकृति बताई गई हैं, विमान छह में चार प्रकृति, और विमान आठ के अंदर सात प्रकृति। देख सकते हो प्रकृति कितनी कितनी है। नेक्स्ट है वात प्रकृति वाले को जो रोग होते हैं, कह रहे हैं उसके लिए चिकित्सा क्या है। मेनली कह लो कि वात के रोग की चिकित्सा क्या है। तो इसमें देख पा रहा हूँ मृदु संशोधन, इसको स्पेशली याद रखना है। ये सवाल पूछ लेता है कि क्या वात के अंदर संशोधन कराते हैं? हाँ बिल्कुल कराता है, लेकिन मृदु कराना है, तो मृदु संशोधन। बाकी विस्मारण, वित्रासन, विस्मापन, सुरासव का प्रयोग, तो ये भी देख सकते हो। ठीक है, सुरा दोनों में आई है, कफ प्रकृति में भी वात के अंदर भी। लेकिन वात प्रकृति में सिर्फ सुरासव शब्द आया है, मतलब कि अल्कोहल हो गया एक तरीके से कह लो आप सिर्फ। कफ प्रकृति में अगर देखोगे तो लिखा है दीर्घ काल स्थित नाम चा मध्य नाम उपयोगा। ठीक है, लंबे समय तक जिसको स्टोर किया गया हो, तो उस अल्कोहल का प्रयोग, यानी जीर्ण, मधु का प्रयोग, मद्य का प्रयोग, माफ करें।
कराना है। यही मुझे बता दोगे, शिवाली। वातिक उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार की चिकित्सा है? वातज। नहीं, वातिक उन्माद में भय दर्शन, आपको चिकित्साएं बताई थी ना, विपरीत विपरीतार्थकारी चक्रपाणी, ये वो। अच्छा। जी सर। वो है बाद में। रवि। सर। सर ये है उभय अर्थ का। यस सर। उभय। बताइए रवि। हेतु हेतु विपरीतार्थकारी। क्या है हेतु विपरीतार्थकारी? सर, आओ, बिहार सर। हाँ। बिहार ठीक है ना? सर। ठीक है, तो याद रखोगे, तो यहाँ भी है उस तरह की चिकित्सा। जैसे वातिक उन्माद में आपने देखा था कि डरा देना, तो यहाँ भी है। वित्रासन यहाँ भी करा रहे हैं। बाकी विस्मारण, वित्रासन, विस्मापन, ठीक, शतपाक, सहस्रपाक, सर्पी का प्रयोग, तो ये भी वातिक प्रकृति वाले के लिए चिकित्साएं हैं। पैतृक प्रकृति वाले में मृदु, मधुर, सुरभि, शीत, हृदय द्रव्यों का प्रयोग, सौम्य नाम च सर्व भावनामित, हर तरह से सौम्य जो चीजें हैं उनका प्रयोग कराना है। अनंत, आचार्य योग रत्नाकर के अनुसार पित्त प्रकृति के व्यक्ति की चिकित्सा किसके समान करने के लिए कहा गया है ना? व्यक्तियों से कंपेयर किया है कि भाई वात प्रकृति वाले की ऐसी करनी है, पित्त की ऐसे। तो पित्त प्रकृति में क्या है? जमाता। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, नेक्स्ट है कफ प्रकृति। तीक्ष्ण उष्णानी संशोधनाने, धावन, लंघन, प्लवन, ठीक है, धावन, लंघन, प्लवन, ये सारी चिकित्साएं भी हैं। मर्दन, स्नान, उत्सादन, जिन सबसे कफ का शरण हो रहा है, वो सारी चिकित्साएं हो रही हैं। दीर्घकाल अवस्थित मध्य का प्रयोग, मेनली आपसे कभी पूछ लेना कि किस प्रकृति की चिकित्सा, मान लो प्रसन्ना का प्रयोग आया है या सुरा का प्रयोग आया है, तो आपको वात आंसर लगाना है, ठीक है, अगर जनरल कभी सवाल कर रहे हैं। इसमें पूछेगा तो स्पेशली ये कह सकता है कि दीर्घकाल स्थित मध्य का प्रयोग तो कफ प्रकृति है। बाकी उपवास कराना, और सबसे जरूरी बात है सुख प्रतिषेध सुखार्थम एव इति, कि अगर सुख चाहिए कफ प्रकृति वाले को, तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सुख ज्यादा लेगा तो कफ बढ़ेगा शरीर के अंदर, ठीक है ना? तो सुख चाहिए तो सुख का त्याग करना पड़ेगा कफ प्रकृति वाले को। सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, सर्व भेषज तत्वज्ञ, राज्ञा प्राणपतिर्भवेत्, ये ऐसा जो है व्यक्ति राजा की चिकित्सा के योग्य है, जो सभी रोगों को जानता है, सभी काय को जानता है, सभी भेषज जानता है, तो वो राजा के योग्य चिकित्सक है। आगे आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम व्याधित रूपये विमान अध्याय। इस चैप्टर में मेनली कृमि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक पहले थोड़ा समझ लो। जैसे आपने प्रमेय देखा होगा कि प्रमेय, सभी के जो भेद थे वो 20 ही थे प्रमेय के, हम लोगों ने जो पढ़े थे, ठीक है। उसी तरह कृमि रोग जो है सामान्य रूप से 20 ही हैं, एक जो आंसर लगाना है, ठीक है। दूसरा, जरूरी बातों में कुछ जो आती हैं वो समझ लोगे। एक तो पूछता है कि सहज कृमि का उल्लेख किसने किया है। सहज कृमि मतलब कि हमारी बॉडी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कोई व्यक्ति आके बताएगा कभी ओपीडी के अंदर कि जी मैं तो हमेशा कीटोकॉन का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब उसका शैम्पू या फिर कुछ ऐसा सोप वगैरह यूज करता हूँ, फिर भी मुझे इस तरह की डिजीज हो रही है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर, या फिर कह लो एंटीबायोटिक, हम कॉमन बात कर लेते हैं एम्पिसिलिन, कि उसको लेने के बाद डायरिया हो जाता है लोगों को, ठीक है, वो सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम तो बैक्टीरिया को मारने वाली चीजें ले रहे हैं फिर भी हमें नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो हमको चाहिए, और जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना? तो वो सहज कृमि क्या है? संभवतः यही जो हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के लिए, उनको कहा गया सहज कृमि। तो इसका उल्लेख किया आचार्य चरक ने। एक बात आप चाहो तो पॉइंट लिख लेना, इसमें शायद लिखे हों शायद ना लिखे हों, मुझे नहीं पता, एक दो पॉइंट ऐसे लिखे होंगे। तो सहज कृमि का उल्लेख आचार्य चरक ने किया है, एक बात। दूसरा जरूरी पॉइंट है कि किस आचार्य ने बाह्य कृमि का उल्लेख नहीं किया। तो आचार्य सुश्रुत है, इन्होंने बाह्य कृमि का उल्लेख नहीं किया, ठीक है। तो बाह्य कृमि में जैसे ये माइस वगैरह होती है ना, तो इनको रखा गया है। तो सुश्रुत ने इनका उल्लेख नहीं किया, यू का लिक्षा हम पढ़ेंगे अभी। इन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया सुश्रुत ने, बाह्य कृमि। तीसरा एक सवाल आता है कि स्नायु कृमि का उल्लेख किसने किया है? तो यहाँ देख पा रहे हो आचार्य शारंगधर है। तो शारंगधर ने स्नायु कृमि का उल्लेख किया।
ठीक, स्नायु कृमि बाय शारंगधर। तो ये कुछ अलग से पॉइंट है, इन पे फोकस करना। लास्ट में एक चिकित्सा और आती है, तो चिकित्सा में हम लोग ट्रिक याद रखते हैं कि अपना, अपना का मतलब है आ से अपकर्षण, कि भाई अगर युका लिक्षा इनकी बात अगर करें तो इनको खींच के निकाल लो, है ना, तो वो है अपकर्षण करना, खींच के निकाल लेना। दूसरा है पा से प्रकृति विघात, कि इनको जो माहौल पसंद है उस माहौल को आप ब्रेक कर दो। ठीक है, तो प्रकृति इनकी विघात कर दो, तो प्रकृति विघात करना पा से। और ना जो है लास्ट में वो है निदान परिवर्जन, कि भाई जो निदान है इनके उनको दूर कर दो। तो अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, इस क्रम को भी याद रखोगे। बाकी और बहुत चीजें जरूरी है चैप्टर की, देखते हैं चलो। तो बेटा कृमि रोग सभी के 20 प्रकार के हैं, टोटल जो है 20 है मतलब। चरक ने कहा कि 3 प्रकार के होते हैं, और उनको अगर काउंट करने जाओगे आप, तो 3 तो हैं पूरक। तो पूरक यानी पुरीषज, रक्तज और कफज। इस पूरक का मतलब क्या लिख लोगे, पुरीषज, रक्तज और कफज। तो ये देख पा रहे हो 5, 6 और 7। ठीक है, प्लस 2 बाह्य कृमि है, तो मतलब 18 वो हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल 20 हो गए। ठीक है, पूरक ट्रिक जो है इसको याद रखना, ये सबकी है। ऐसा कि पूरक प्लस बाह्य कृमि, ऐसा करके याद रखने हैं आपको। तो चरक के हैं पूरक, पूरक यानी पुरीषज, रक्तज और कफज। ठीक है, कितने कितने क्रमशः, 5, 6 और 7, बढ़ते हुए क्रम में है। फिर भी भूल जाओ तो पा से पूरक और पा से 5 हम ऐसे याद रखते हैं। तो 5 से शुरू होते हैं, फिर 6 और 7 ऐसा। बाह्य कृमि 2, यूका और पिपीलिका देख पा रहे हो। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें, उनके भी 20 ही हैं टोटल, लेकिन बाह्य कृमि नहीं माने हैं। तो उन्होंने क्या किया, नंबर जो है 5, 6, 7 की जगह 7, 7, 6 कर दिया। टोटल 20 ही हो जाता है काउंट करोगे तो, 7, 7 और 6। आचार्य सुश्रुत। फिर शारंगधर देखो, उन्होंने एक नए कृमि का उल्लेख किया, स्नायु कृमि, जो कि बाह्य कृमि के टाइप में रखा है। तो शारंगधर कृमि की संख्या 20 की जगह 21 हो जाती है। पूरक वही चरक जैसे 5, 6, 7, प्लस 3 हो गए बाह्य कृमि, स्नायु कृमि एक्स्ट्रा है। ठीक है, अभी तो समझने की बात है, रटना तो आपको बाद में है आराम से क्लास के बाद। फिलहाल तो देखते चलोगे, समझते चलोगे। यहीं पे लिखा हुआ है कि स्तन्य वह स्रोतस का उल्लेख किसने किया है, तो आचार्य सुश्रुत ने। और स्तन्याशय का उल्लेख आचार्य शारंगधर ने। तो स्तन्याशय बाय शारंगधर, और स्तन्य स्रोतस यानी स्तन्य वह स्रोतस बाय सुश्रुत। याद रखेंगे, इस पे भी सवाल आता है। ऋतु। जी सर। बेटा भोजन करने के बाद सो जाना, ये किस श्रुत जी, दृष्टि का निदान है? भोजन के बाद सोना मेद। और कोई? मास। मांस। मांस। सर वारुण्यात सेवनाथ है मेद का। लेकिन वो नहीं था। ठीक है, हम्म। चलो जी। नेक्स्ट बताएंगे। आकांक्षा। जी सर। भजताम चा आतप अनलो। रक्त, रक्त व रक्त में है शोथोदृष्टि। सुतोष। और ये कौन बताएगा, विपरीत द्रव्यों का सेवन करना? मज्जा व स्रोतस। मज्जा व मज्जा व मज्जा स्रोतस। में स्रोतस। स्रोतस। ठीक है, तो इनको याद रखोगे। देखो चलो आगे। तो नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत। उत्तर तंत्र 54 में कह रहे हैं कृमि जो बताए वो जो बताए हैं 7, 7, 6 पूरक। तो इनमें देखोगे कह रहे हैं कफ से जो उत्पन्न होने वाले कृमि होते हैं वो आमाशय में प्रसव करते हैं, प्रसव का स्थान बता रहे हैं। तो कफ से उत्पन्न होने वाले कृमि आमाशय में रहते हैं, वहीं प्रसव करते हैं। पुरीष से उत्पन्न होने वाले पक्वाशय में रहते हैं। और रक्त से उत्पन्न होने वाले कृमि प्राय धमनियों में प्रसव करने वाले होते हैं। तो रक्त तो धमनियों में रहता है ऐसा, तो वैसे याद रखोगे। पुरीष मतलब मल का स्थान मेनली पक्वाशय है, और कफ का स्थान आमाशय, जानते हो। उसी तरह याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने कृमि का बाह्य भेद नहीं माना है। कृमि 20 प्रकार के बताए हैं, संख्या 20 बताई है। उत्पत्ति की दृष्टि से कृमि 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा लिखा है। उत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार के, वही जो नाम पूरक 3 है इनके। तो अब देखोगे वन बाय वन, सुश्रुत के अनुसार लिखे हैं पहले। तो पुरुषज कृमि उनके 7 हैं। कौन कौन से 7 हैं? नाम लिखे हैं अजवा, बिजवा, किप, चिप्पे, गंडुपद, द्विमुखी और चुरु। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक लिखी है कि आज विजय ने
किप्पे से चिप्स खरीदे। ठीक है, विजय ने किप से चिप खरीदे, ऐसा कर लो, किप से चिप खरीदे, और गुंडों ने दोनों मुखों से चुरा लिए। ना, गुंडों के दो मुख होंगे तो दोनों मुखों से चुरा लिए। तो आज विजय ने, तो अजवा विजवा किप से चिप खरीदे, तो किप्पे चिप्पे, गुंडों ने दोनों मुखों से, गंडू पद दुई मुखी चुरा लिए, यानी चुरू। तो ये पुरीशज कृमि 7 है। इन पर सवाल आता है। ठीक है, कौन से कृमि का प्रकार है, तो रटना है आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है रक्तज कृमि। इनकी संख्या भी 7 है। तो ट्रिक देख रहे हो और लिखिए नीचे। परी के रोदन, परी के रोदन की वजह कुष्ठ, मतलब परी क्यों रो रही है, उसको कुष्ठ हो गया इसलिए रो रही है। ठीक है, तो परी के रोदन की वजह कुष्ठ, परी यानी परिसर। ठीक है, के मतलब केशाद, रोदन, तो रोदन में रो मतलब रोमाद, ये रोमाद है बेटा, लोमाद रोमाद एक ही बात है। परी के रोदन, तो रोमाद, दा से दंताद, और ना से नखाद है बेटा, ये मुखाद लिख दिया, ये नखाद है, नखाद। ठीक है, मुखाद नहीं है, नखाद है। तो परी के रोदन की मतलब कि किस, वजह कुष्ठ, तो कुष्ठ मतलब कुष्ठ जैसा। ठीक है, तो केशाद है वो, लोमाद या रोमाद एक ही बात है। मुखाद की जगह नखाद मैंने कराया, वो ठीक कर लेना। बाकी दंतात, किक्किस, कुष्ठज और परिसर, तो ये रक्तज कृमि के टाइप है साहब। यहीं पर लिखा है कि एक कंडीशन भी होती है किक्किस, महिलाओं को जो स्ट्रे मार्क्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो वो किक्किस कहलाता है। तो वो कब की कंडीशन है, 7वें मास की, आपको याद रखना है। 7वें मास में कंडीशन होती है किक्किस। आगे चलिए कफज कृमि। कफज कृमि 3 प्रकार के होते हैं, माफ करें, कफज कृमि पूरक, 7 7 6, 6 होते हैं। कौन से 6? प्रलून, दर्पपुष्प, महापुष्प, दारुण, पिपलिका और चिपपिट। ट्रिक लिखी है कि प्रलून दर्भ में पुष्प पर दारू पीकर चिपट गए। प्रलून कोई व्यक्ति है, वो ज्यादा दंभ कह लो चाहे दर्भ कह लो याद करने के लिए। तो प्रलून दर्भ में पुष्प पर या महापुष्प पर, महापुष्प दारू पीकर, तो दारुण, पीकर मतलब पीपलिका, चिपट गए मतलब चिपपिट, ऐसा। तो रटनी है, तीनों की ट्रिक देख ली हमने। पूरक, तो 7 7 6 सश्रुत के 7 हैं शुरू में। आज विजय ने, ये देखिएगा, आज विजय ने किप से चिप खरीदे, गुंडों ने दोनों मुखों से चुरा लिए। फिर रक्तज के लिए परी के रोदन की वजह कुष्ठ। फिर कफज के लिए प्रलून दर्भ में महापुष्प पर दारू पीकर चिपट गए। फिर कह रहा हूँ कि रटने हैं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ट्रिक्स हैं, बार 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 बोलोगे तो समझ में आ जाते हैं, फिर आंसर निकलने लगेगा हमेशा, कभी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, वही मेन बात है। ये क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त कृमियों में रक्तज वाले अदृश्य होते हैं, पुरीशज और कफज वाले दृश्य हैं। सवाल ये भी पूछ चुका है कि कौन से कृमि है जो अदृश्य होता है। ठीक है, तो रक्तज कृमि, तो इसके बारे में और सवाल बनता है, तो वो ये है कि इनमें से कौन से कृमि होते हैं जिनके पैर नहीं होते। तो रक्तज कृमि होते हैं, तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये रक्त के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो रक्त के साथ बहते हुए चले जाते हैं, तो इनको पैरों की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे ब्लड स्ट्रीम है, जगह जगह ब्लड जैसे जा रहा है, उस तरह ये भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, जाना होता है इनको। तो याद रखना, रक्तज कृमि बहुत छोटे हैं, उनके पैर भी नहीं है। ठीक, बाकी दोनों जो है दृश्य होते हैं। रक्तज में केशाद और लोमाद वाले असाध्य होते हैं। उसको हम याद रखते हैं कि देखो रक्त है, रक्त को कोई रोकेगा तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना, रक्त रुकेगा तो रक्त को रोके, रोके यानी, मैंने कहा था ना रोमाद है, सही कर लेना, तो रो यानी रोमाद, और के यानी केशाद। तो रोमाद और केशाद सही कर लोगे इसको भी, कि रक्त को कोई रोकेगा तो असाध्य कंडीशन है, फिर नहीं ठीक होगा व्यक्ति, तो रक्त रोके। नेक्स्ट है, कृमि के सामान्य लक्षण है, ये श्लोक है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आ चुका है एग्जाम में, ये पहले लाइन रख के कि किसका श्लोक है, किससे संबंधित है। ज्वरो विवर्णता शूलम, हृद रोग सदनम भ्रम, भक्त द्वेषोतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम। ज्वरो विवर्णता शूलम, हृद रोग सदनम भ्रम, भक्त द्वेषो अतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम। तो बिल्कुल याद रख लेंगे, पहली लाइन खासकर रट लेना। और अब तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा लक्षण नहीं होता कृमि के समान लक्षणों में, तो श्लोक ही रटा हो तो बेहतर है।
नेक्स्ट आ जाए स्टांग हृदय। कैरिन निदान 14 में वहां बताया गया कृमि दो तरह के, बाह्य और अभ्यंतर, और कारण भेद से चार तरह के कहे गए। तो पूरक प्लस बाह्य कृमि। बाह्य या मलज कृमि एक ही बात है, क्योंकि जो शरीर के बाहर होने वाले कृमि है वो मल की वजह से होता है, जो व्यक्ति साफ सफाई नहीं रखता है, ठीक है, उन लोग को कहा गया कि होता है। तो यूका और लीक्षा। नेक्स्ट चरक पे आ जाओ। चरक कृमि वही पूरक 5 6 7। तो पुरुषज कृमि जो 5 है वो लिखे हैं पहले, ककेरुक मकेरुक लेली साशूलक और सौसुरात। पुरुषज कृमि। ट्रक लिखी है कि कमल के सास ससुर। कमल यानी का से ककेरुक, माँ से मकेरुक, ला से लेली, ठीक है। कमल के सास ससुर। सास ससुर यानी साशुलक और ससुरात, मतलब ससुर पे ससुरात, और सास यानी साशुलक, ऐसा। तो कमल के सास ससुर, ककेरुक मकेरुक लेली साशुलक और ससुरात। नेक्स्ट है रक्तज कृमि, संख्या 6। औदुंबर, केशाद, लोमाद, ठीक है, इसका नाम और भी लिखा है कि चाहे लोम विध्वंस आपको लिखा मिल जाए, एक ही बात है। तो औदुंबर, केशाद, लोमाद या लोम विध्वंस, लोमदीप, सोरस और जंतु मात्र। तक लिखी है और केले ले लो सुरेश की माँ, है ना। तो कोई केले बेचने वाला है, वो कह रहा है और केले ले लो सुरेश की माँ, और यानी ओ से औदुंबर। और तो रा से रोमाद, समझ सकते हो, वही लोमाद रोमाद एक ही बात है, मैंने कहा। और केले यानी केशाद ले लो, तो ये लोमदीप लोमाद ऐसे भी समझ सकते हो। सुरेश की माँ तो सोरस, और माँ यानी मातर, जंतु मातर। तो ऐसा कर लो, और यानी औदुंबर, केले यानी केशाद, ले लो तो दो हो गए, ला से लोमाद लोमदीप, सुरेश की माँ तो सोरस और जंतु मातर। तो अपन तरीके से देख लेना, तो समझ में आ जाने चाहिए कि हाँ ये वाले हैं रक्तस्कर्मी के अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो यहाँ वो लिखा है माधव ने रोम विध्वंस या रोमदीप रखा है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, या रोम के लोम के जो दिखाई दे समझ जाना, ऑप्शन के साथ जा रहा है क्या लगा देना, ठीक है, ऐसा कहीं पूछता नहीं है। नेक्स्ट है कफज कृमि। कफज कृमि की संख्या 7 होती है। इसमें हम याद करते हैं, लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो कि आउच मदहोश, कि कोई ऐसा कहते हुए, आउच कहते हुए बेहोश हो गया होगा, तो आउच मदहोश ऐसा हो गया हो, आउच कह के मदहोश हो गया। तो आउच यानी आ से आंतराद, ऊ से उदराद, चा से चुरु, आउच, ये 3। मदहोश तो माँ से महागुरु, दा से दर्द पुष्प, हा से हृदयचर, और सा से सौगंधिक। देखो इस पे भी सवाल देखे हैं मैंने, सबसे ज्यादा इसी पे देखे हैं मेरे को, कि ये कृमि किसका प्रकार है। तो स्पेशली याद रखना, कफज कृमि, आउच मदहोश। ठीक है, तो सुश्रुत की हमारी ट्रिक थी कि आज विजय ने किप से चिप खरीदे, गुंडों दोनों मुखों से चुरा लिया। दूसरा था कि परी के रोदन की वजह कुष्ठ, पूरक की बात कर रहा हूँ मैं क्रमशः। और तीसरा था कफ वाले, उसकी ट्रिक क्या थी, प्रलून दर्भ में महापुष्प पर दारू पीकर चिपट गए, ठीक। प्रलून दर्भ में महापुष्प पर दारू पीकर चिपट गए। चरक वालों की बात करें तो पहला पुरुषज के लिए जो ट्रिक है वो है कमल के सास ससुर, दो रक्त वाले के लिए और के लिए ले लो सुरेश की माँ, और 3 कफ वालों के लिए तो आउच मदहोश। दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहने लगेगा। आगे आ जाएंगे। स्नायु कृमि का प्रथम वर्णन किसने किया, तो आचार्य शारंगधर ने। तो स्नायु कृमि बाय शारंगधर, जबकि स्नायु रोग का प्रथम वर्णन बाय वरन माधव। ठीक है, स्नायु रोग बाय वरन माधव, स्नायु कृमि बाय शारंगधर। स्नायु रोग को तंतुक या गंडज रोग भी कहा गया। स्नायु रोग को तंतुक या गंडज रोग भी कहा गया। ये विशेषतः राजस्थान में होता है। भारत में ये रोग मुस्लिमों के साथ 8वीं सदी में आया था। स्नायु रोग में होता क्या है, तो शाखाओं में कुपित वात आदि दोष त्वचा पर विसर्प के समान शोथ उत्पन्न कर देते हैं। इन शोथों का भेदन कर वहां पर उष्णता बढ़ने से स्नायु को सुखाकर उसमें तंतु के समान वृत श्वेत वर्ण का जीव उत्पन्न कर देते हैं। वह जीव धीरे धीरे शत से बाहर निकलता है, उसके निकलने से शोथ का शमन हो जाता है। इस रोग को स्नायु रोग या निहरुआ रोग भी कहते हैं। इसकी चिकित्सा विसर्प के समान करनी चाहिए, कुछ भी नहीं रटना आपको, बस कर ज्यादा चाहो तो इतना कर लो कि उल्लेख किया वृंद माधव ने। ठीक है, दूसरा कि भारत में कैसा है, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रंग रोग जो है, फ्रंग रोग का प्रथम उल्लेख जो किया है वो किसने किया, आचार्य भाव प्रकाश ने किया है। ठीक है, तो उसको ये मानते हैं कि फ्रंग रोग जो है फ्रंगियों के साथ, मतलब बाहर के लोग जो हैं,
तो उनके साथ मतलब मैथुन उसका मेन कारण माना जाता है कि इस तरह से आया। तो जब बाहरी लोगों ने अटैक किया इंडिया पे कि उसी समय लोग आए इस तरह करके, सेम चीज इसकी भी है कि जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो कह रहे हैं कि उनके साथ ये लोग भारत में आया था। तो इस तरह आपको याद रखना है बस। आगे देखिए, स्नायु रोग के 8 भेद कहे गए, 7 प्लस रक्त, अगेन नहीं याद करने को कह रहा। इस रोग में स्नेहन, स्वेदन, लेपन ये कार्य किए जाते हैं। अगर वातिक रोग है ये, तब अहिंसरा मूल का लेप, गोमूत्र का लेप लगाया जाता है। पैतिक में पंचवल का लेप, कफज में कांचनार की त्वचा का लेप, और रक्तज में जो शीरी वृक्ष हैं, वट प्लक्ष इत्यादि, इनका लेप लगाया जाता है। अगेन कुछ भी अभी तक जरूरी नहीं आया यहाँ पे। और देखिए, कुछ और बाह्य प्रयोग आए हैं। अश्वगंधा आदि लेप, बबूल बीज आदि लेप, शिग्रू मूल आदि लेप, सुधा आदि लेप, कांचनी लेप, तिल पुण्याक लेप। नहीं कोई भी याद करना मेरी तरफ से। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि वरुण आदि को आथ अश्वरी में यूज होता है। इसको तो याद कर लेना जरूरी बात है। और अश्वगंधारिष्ट बहुत जरूरी है, मूर्छा में बताया, भैषज रत्नावली ने बताया, दोनों ही बातें जरूरी हैं। तो अश्वगंधारिष्ट मूर्छा बाय भैषज रत्नावली, ये आपको याद करना है। और देखिए, आभ्यंतर प्रयोग में कुछ चीजें आई हैं। क्षण बीज आदि योग, वृंताक योग, निम्ब आदि योग, पारावत विष्ठा आदि योग। तो पारावत विष्ठा यहाँ पर हमारे लिए जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को याद है। तो इशिका, कहाँ पढ़ा है पारावत विष्ठा का प्रयोग? सर मक्खी की विष्ठा है। नहीं स्मृति याद बता आ रही रही। है, स्मृति। ग्रथित रक्तपित्त में। सर हाँ, ग्रथित रक्तपित्त में। तो ग्रथित रक्तपित्त का तो परावर शक्र डिस्कशन था। हाँ कुछ टाइम पहले ही हुआ था। प्लस आपको मैंने एक दारण द्रव्य पढ़ाए होंगे, दारण द्रव्य, ध्यान नहीं आ रहे? कपोत गिर्द कंकाना, चिरगिर्द। कपोत, हाँ वो भी है, ठीक कह रहे हो। इसके अलावा कपोत गिद्ध कंका नाम विष्ठा, ऐसा भी शायद वहां पढ़ते हैं, वहां भी है कपोत की विष्ठा। मतलब मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी देखा है हमने कपोत, गिद्ध और कंक, 3 नाम वहां पे आए थे कि इनकी विष्ठा। देख लेना, लेकिन वहां भी है अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। और आप लोग से मैंने शारंगधर शायद सुनने के लिए कहा था, याद करने के लिए। सा उदाहरण वो याद नहीं है लोगों की, किसी के चेहरे पे ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ हाँ अरे ये तो याद करके रखा था तुमने। सब अचंभे में है, याद कर लेना, सुनूंगा मैं उसको। ठीक है आकांक्षा, कल सुनूंगा तुमसे मैं शारंगधर के वो उदाहरण सारे। चलो देखो आगे। तो खैर, अभ्यंतर प्रयोग में कुछ चीजें आई हैं। पारावत विष्ठा देखिए आपने, रामठ आदि योग, अति विषादी चूर्ण, कुष्ठ आदि कल्क, गोघ्रत आदि योग, सुषभि मूल आदि योग। तो कोई भी जरूरी नहीं है इनमें भी। यहाँ देखो सामने जो लिखा है ये जरूरी है। पाताल गरुड़ी मूल को जल के साथ पीसकर पान करने से स्नायु रोग नष्ट हो जाता है। पाताल गरुड़ी मूल को जल के साथ पीसकर पीना, तो इससे कह रहे हैं स्नायु रोग नष्ट हो जाता है। ये आपको रटना है, मतलब पाताल गरुड़ी का प्रयोग करते हैं, ये चीज याद रखोगे ठीक। दूसरी बात है, अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। बहुत लोग को तो याद ही है, सिर्फ एक दो नए लोग के लिए है जिन्होंने नहीं याद किया होगा अब तक। गाइड गोविंद पारिक से, ठीक है, द्रव्यों के बॉटनिकल नेम। देखो यहाँ सबको रटे हुए हैं, मैं जिससे पूछूंगा बताते चले जाएंगे एकदम, है ना। आप लोगों को नहीं याद होंगे तो आपको करने हैं। तो पहले 2 4 से सवाल पूछ के दिखा देता हूँ आपको कि इन लोगों ने कैसे रट रखे हैं, वैसे ही आपको आने चाहिए। रवि, पाताल गरुड़ी का बॉटनिकल नेम। रवि नहीं तो स्मृति। प्रियंका बताओ। सर अम, सर वर्जीनिया लिगुलाटा। वर्जीनिया लिगुलाटा। प्रियंका, सर हिरसुटस कॉक। ये सही, हिरस्यूटस। ये सही कॉक्यूलस आंसर। रिक्टस। हम्म, ठीक है, कोक्यूलस हिरसुटस ऐसा नाम है उसका, पाताल गरुड़ी। सर वो पाषाण भेद का था। हाँ बेटा, वो पाषाण भेद का था, ठीक है। तो चलो, कम से कम ये नाम आ गया, मुझे उम्मीद थी नहीं सच में कि कोई भी बताएगा, मगर बहुत अच्छी बात है, चलो नाम निकल आया और 2 4 लोगों ने फिर रेस्पॉन्ड किया उसके ऊपर, ठीक। तो बेटा जो नए बच्चे भी हैं आप लोग समझ लोगे, गाइड गोविंद पारिक, ठीक है, वहां पे द्रव्य गुण वाले पोर्शन के अंदर कहोगे मैं। अगर आपके पास नहीं है गाइड, मुझसे ले लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर नहीं है आपके पास तो गाइड की, ठीक है। तो मुझे बॉटनिकल नेम याद चाहिए, वहां बहुत सारे लिखे हुए हैं, 2 जगहों पे लिखे हुए हैं नाम। आप कोई से भी याद करो इनिशियली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शुरुआत के, अब कल की डेट में आपसे याद चाहिए 10 नाम, मैं ज्यादा नहीं मांगता, रोज के 10 नाम आपको दे रहा हूँ। तो यानी जब आने वाले करीब 20 दिन हो जाएंगे तो मैं ये मान लूंगा कि अब आपको सारे याद हो गए होंगे, क्योंकि वहां इतने ही हैं,
ठीक है, 20 दिन के अंदर आपको सारे याद हो जाएंगे। तो मैं चाहे कल पूछूं चाहे परसों पूछूं, मैं हिसाब लगाऊंगा कि 10 मेरे रोज के कंप्लीट आपको याद है या नहीं। ठीक है, तो आज से आपको एक काम दे रहा हूँ, 10 नाम रोज के याद होने चाहिए। मैं किसी भी दिन पूछूं, आपको उस दिन तक की डेट में जितने याद होने चाहिए वो हो जाने चाहिए। 7 दिन बाद 70, 10 दिन बाद 100। क्लियर? कोई से भी कर लो, पहले पहले वाले कर लो चाहे बाद वाले। तो एक्सक्यूज मत देना कि हमें पता नहीं था कौन से याद करने थे। देखो चलो आगे। तो पाताल गरुड़ी यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका इंटरनली यूज बताया गया है करने के लिए। आगे आ जाओ। आचार्य हारित, उनके अनुसार कृमि दो प्रकार के, बाह्य और अभ्यंतर। तो इनकी संख्या भी अलग हो जाती है, 7 बाह्य वाले हैं और 6 है अभ्यंतर वाले। ठीक, कोई जरूरत नहीं अगेन रटने की, देखो नाम लिखे हुए हैं, मैं पढ़ भी नहीं रहा इनको, फालतू कंफ्यूज ही हो गए। ये लिखे हुए हैं 7 और 6 के नाम, तो एक नजर डाल लेना चाहो तो बस। आगे चलें। अब ये कुछ जनरल पॉइंट है, ये चरक के नहीं है। ठीक है, ये आपकी गाइड है दूसरी एक और, प्रवीण चौधरी, तो वहां पर है या जगह जगह गाइड्स में दे रखे हैं, तो वहां से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी सीधा रटना है आपको। कि गंडूपद कृमि के लिए चिकित्सा में कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग होता है? तो चौहार, पलाश बीज, विडंग, पारिभद्र और इंद्रियव। चौहार, पलाश बीज, विडंग, पारिभद्र और इंद्रियव। तो अपने तरीके से याद कर लो, मैं इस तरह याद रखता था वैसे, कि इंद्र ने परी को पाला विद चोर, मतलब चोरों के साथ पाला, ऐसा मैं याद करने के लिए चौहान कर लो। इंद्र ने परी को पाला विद चौहान, है ना, कि चौहान के साथ पाला उसको परी को। तो इंद्र से इंद्र या परी से पारिभद्र, पाला यानी पलाश बीज, विद यानी विडंग, चौहार, चौहान का मतलब चौहार, ऐसा। दूसरे हैं स्फीत कृमि। तो कंपिलक, पूग और दाड़िम त्वक, ये 3 द्रव्य इसमें दे रखे हैं चिकित्सा में। स्फीत कृमि में कंपिलक, पूग और दाड़िम त्वक। लिखा है दाड़िम पूग से स्फीत कांपते हैं, और अपने तरीके से याद कर लेना। तो दाड़िम पूग, तो दाड़िम पूग से स्फीत कांपते हैं, मतलब ऐसा। तो स्फीत कृमि कंपिलक, पूग और दाड़िम त्वक। तंतु कृमि एलुआ, चिरायता और नीम। ठीक है, तो एले चीरा नीम का तंतु, या ऐसा कर लो कुमारी ने चीरा। एलुआ यानी कुमारी का नाम है एक, घृत कुमारी, उसी को बोलते हैं एलुआ। तो कुमारी ने चीर दिए नीम के तंतु। तो कुमारी चीरे मतलब चिरायता, नीम से नीम, तंतु यानी तंतु कृमि। तो कुमारी ने चीर दिए नीम के तंतु। फिर है अंकुश कृमि, यवानी सत्व और भल्लादक सत्व। तो ट्रिक है कि अंकुश जवानी में ही भला करने लगा, है ना, लोग बुढ़ापे का वेट करते हैं कि भला करेंगे लोगों का, कि अच्छे काम करेंगे जब 60 70 के हो जाएंगे, पैसे इकट्ठा करके। तो अंकुश जो है जवानी में ही भला करता है, तो अंकुश कृमि, जवानी यानी यवानी, भला करता है यानी भल्लादक तेल। है ना, जैसे अनंत है हमारा, ये कैम वैम करता रहता है। आगे देखो श्लीपद कृमि, तो शाखोटक। तो श्लीपद, शाखोटक। नेक्स्ट आते हैं बाह्य कृमि। बाह्य कृमि कटफल, धतूरा, बचा, पारद और निम। तो हम याद रखते हैं कि धूर्त, कटु धूर्त व्यक्ति जो है वो बच के पार निकल गया, मतलब बच गया हमसे। तो धूर्त, ठीक है, धूर्त यानी धतूरा, कटु धूर्त, तो कटफल और धतूरा, बच के पार निकल गया, तो बचा, पारद और निकल गया मतलब निम। तो ये रटने हैं, जरा एक ब्रेक